कराची यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है, वाहिद तो नहीं और भी हैं, लेकिन जिसके अंदर एक सोसाइटी भी वर्क कर रही है जो कि डिफरेंटली अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रही है। साथ साथ लोग समझ होते हैं कोई एग्रीकल्चर कर लिया तो फिर किसान बन जाएंगे या फिर और कोई हल चलाएगा खेतों के अंदर, ये नहीं है। एक और चीज़ है एग्री बिज़नेस के अंदर हम लोग बिज़नेस के पूरे आइडियाज़ देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम यील्ड किस तरह से लेनी है। एआई ही वही चीज़ है जो उसके अंदर बता रही होती है कि ये प्लांट है तो इस प्लांट की लाइफ कितनी है, ये प्लांट कितने टाइम तक मैच्योर हो जाएगा, कितने टाइम तक सीड्स देगा और उस पर कितने उसको वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, कितने डिजीज़ आ सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करती हो तो वहाँ पे अगर आप हर वीकली अगर आप मैगज़ीन देखेंगी ना, उसके अंदर एंटोमोलॉजिस्ट या फिर एग्रीकल्चर उन्होंने मांगा हुआ होता है। जॉब की एक अपॉर्चुनिटी आ रही होती है गवर्नमेंट पे भी, और प्राइवेट की तो फिर अलग ही होंगी दुनिया। अगर हम अपनी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक लाइसेंस लगता है एंटोमोलॉजिस्ट का, जिसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी कह लेते हैं, या फिर हम लोग उतना एक एंटोमोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो इक्विप कर लेते हैं। उसके मुताबिक बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ अब प्रोडक्ट बाहर जाएगी तो ख़राब ना हो जाए, और हमारा जो मैंगो है वो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू। दिस इज़ योर होस्ट नबिया शाह सिद्दीकी, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ये सुन के आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो हुई होगी, तो यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आशर साबिर। आशर कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। आज के एपिसोड में हम एग्रीकल्चर के स्कोप और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए मिलते हैं आशर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले दुरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल मसरूफियात यही हैं कि रिसेंटली कंप्लीट किया अपना बीएस और अब जॉब स्टार्ट करी है बीइंग एन एंटोमोलॉजिस्ट। यही मसरूफियात हैं और आज आपके पास हैं। ठीक है, तो अब अपनी ओवरऑल जर्नी के बारे में बताएं कुछ। ओवरऑल जर्नी मेरी यही थी कि नॉर्मली सबका होता है, मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर एडमिशन लेना था किसी जगह पर। तो कराची यूनिवर्सिटी जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मेरे दो भाइयों ने कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, इवन मेरी बड़ी सिस्टर ने भी। तो फिर यहाँ पे एडमिशन लिया, अप्लाई किया था बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, लेकिन किस्मत लेके आई एग्रीकल्चर के अंदर। अब एग्रीकल्चर के अंदर कंप्लीट किया बीएस पूरा 4 इयर्स का। हमने अपना 4 इयर्स डिग्री जो है वो बीएस एग्रीकल्चर के अंदर किया है। तो अगर व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, इस डिग्री में हम क्या पढ़ रहे होते हैं बेसिकली? एग्रीकल्चर को अगर हम मुख्तसर में कहें तो खेती बाड़ी नज़र आ रहा होता है, लेकिन खेती बाड़ी नहीं है। लोग समझ होते हैं कोई एग्रीकल्चर कर लिया तो फिर किसान बन जाएंगे या फिर और कोई हल चलाएगा खेतों के अंदर, ये नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है इसके हवाले से, और एग्रीकल्चर फील्ड बिल्कुल अलग है। ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसके अंदर हमें मिल जाती है प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, इवन एग्री बिज़नेस। तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर इसका जो फ़ायदा है ना वो मार्केट के अंदर अलग ही है। अब एंटोमोलॉजी में मेरा सब्जेक्ट जो था, उसकी जो जॉब वगैरह प्लांट प्रोटेक्शन करने के बाद मैं एंटोमोलॉजिस्ट के तौर पे हायर हुआ हूँ। तो बिल्कुल ही इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं किसके बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स की पूरी एंटोमोलॉजी, उसकी जो फीचर्स हैं, उसके स्ट्रक्चर हैं, उसकी लाइफ हैबिट्स हैं। अब इसको स्टडी करते हैं इतने डिटेल के अंदर। जो इंसेक्ट जो है क्रॉप को नुकसान पहुँचा रहा है, अब उसको स्टडी करना पड़ रहा है। इसमें हम उसके पढ़ ही नहीं रहे खेती बाड़ी के बारे में कि कौन सी क्रॉप है, क्या है, ये पता करना पड़ेगा, लेकिन डिटेल जो है ना वो एंटोमोलॉजी और इन सब चीज़ों के अंदर आ जाती है। अब पैथोलॉजी के अंदर जाएंगे और डिजीज़ के बारे में आ जाएगा। अब जो डिजीज़ चल रहे होते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बता दिया। तो ये जो अभी आप सारी बातें करते हैं एंटोमोलॉजी की, प्लांट पैथोलॉजी की, ये सब फर्दर डोमेन्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर, स्पेशलाइजेशंस हैं। तो अगर आप और एलेबोरेट करें तो प्लांट पैथोलॉजी क्या होगी? प्लांट पैथोलॉजी वही इसका एक नॉर्मल होती है। ह्यूमन पैथोलॉजी सबको मालूम है, जो हॉस्पिटल में जहाँ डिजीज़ आ गया उसकी क्योरमेंट करनी है हमें। तो प्लांट्स के ऊपर या फिर किसी फ्रूट्स के ऊपर कोई डिजीज़ का अटैक आ रहा होता है, उसके ऊपर भी वो एक प्लांट जो है लाइफ है, किसी की ज़िंदगी है, तो उसके ऊपर भी कोई अटैक या डिजीज़ आ रहा है कोई, तो उसको हमें उसको फैलने से रोकना है और दूसरों तक भी ना जाए, तो उसकी वहाँ पे क्योरमेंट करनी है। अब उसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो IPM एक मेजर टेक्निक है जो कि इंसेक्ट के लिए भी अप्लाई हो रही है और इसके लिए भी अप्लाई हो रही है। पहले हमें उसको सबसे पहले करना है आइडेंटिफाई, डिजीज़ कौन सा है, ठीक है, कौन सी क्रॉप पे आया है। अब वो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या करनी है, क्योरमेंट करनी है। हमारे पास टिश्यू कल्चर की लैब है जिसके ज़रिए हम पता कर रहे होते हैं कि कौन सा डिजीज़ है और किस तरह से इसको रोका जा सकता है।
कुछ होते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज़ भी। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ कि ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि सिर्फ ये एग्रीकल्चर खेती बाड़ी नहीं है, इसके अंदर हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं, सॉइल बेसिक सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं। अब सॉइल के जो डिजीज़ आ रहे हैं उसको किस तरह से रोकना है, और जो किसी भी उसके ज़रिए आ सकता है, जैसे कि हमारा वायरस हो गया, वो उड़ के आ रहा है किसी भी तरह से, तो उसको किस तरह से रोकना है। दोनों की अलग अलग टेक्निक है। IPM के मैं बता रहा था, तो IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की फुल फॉर्म है, जो कि एक तरीका है डिज़ीज़ को रोकने का विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, और मैक्सिमम हम उसकी तरफ जाते नहीं हैं आखिर तक। लास्ट ऑप्शन होता है पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करना, केमिकल का इस्तेमाल करना डिज़ीज़ को रोकने के लिए। जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल के अंदर पहले करेंगे, इस तरह से ट्रीट करेंगे कि नॉर्मल के बच्चा जो अगर कोई बीमार गया है उसको रोकना है हमें। किस तरह से रोकेंगे भाई, उसको हेल्दी फ्रूट्स देना है, हॉस्पिटल जाए ही नहीं वो, तो ये करने के लिए अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जाके अगर फिर भी नहीं हल हो रहा उसका मसला, तो फिर चाहते हैं हम लोग इंजेक्शंस, डॉक्टर्स, सीरीज वगैरह सब चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसमें भी केमिकल लास्ट अप्रोच होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जिसके रोक रहे होते हैं कि इंसेक्ट भी ना आए, डिजीज़ भी ना आए। पहले नेचुरल प्रोसेस से रोकते हैं, फिर उसके बाद नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास लास्ट। मतलब IPM बहुत बेहतरीन बड़ी टेक्निक है। अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा बताऊँ तो लोगों को समझ में भी ना आए, लेकिन सिंपल यही है कि एक मेथड है जो हम इस स्टडी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। सही। तो अगर हम और फर्दर स्पेशलाइजेशन की बात करें, तो हमने एंटोमोलॉजिस्ट और उसकी बात कर ली, प्लांट पैथोलॉजी, और फर्दर स्पेशलाइजेशन क्या प्रोवाइड करते हैं कराची यूनिवर्सिटी इस डिग्री में? इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। फूड साइंस भी हमारे पास मौजूद है। फूड साइंस के अलावा हमारे पास आ जाती है स्टैट्स भी आ जाती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में शामिल है इसके अंदर, और बायोलॉजी तो है ही, और सॉइल साइंस का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ है एग्री बिज़नेस। एग्री बिज़नेस के अंदर हम लोग बिज़नेस के पूरे आइडियाज़ देख रहे होते हैं कि मैक्सिमम यील्ड किस तरह से लेनी है। आजकल चल रहा है प्रिसिशन एग्रीकल्चर। डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं मुख्तलिफ, जापान जिसमें सरफेरिस्त है, कनाडा है, और अगर मैं नाम ना लूँ एक कंट्री इसराइल, वो भी जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ कर रही है प्रिसिशन एग्रीकल्चर का। उसके अंदर यही है कि वो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी बिल्कुल IT का वो भरपूर यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर सेंसर्स लगाए हुए उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई, जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि आने वाले वेदर के अंदर, आने वाले दिनों में सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेदर कंडीशन क्या होंगी, कोई डिजीज़ आने वाला है उसको किस तरह से रोकना है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, वो सब बता देते हैं सेंसर। तो वो पहले से ही हम लोग जो है ना उसके मुताबिक उसको फिर प्लांट को या सॉइल को हम वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं कि उसके जरिए शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं कि वो उसको अपनी नीड्स पूरी कर ले, और इसकी मदद से प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, हेल्थी रहता है। तो यही चीज़ सबसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। सही है। भाई आप प्रिसिशन एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो उसमें आप बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है। तो AI भी आजकल AI का बूम है, तो AI कितना हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर के प्रोसेस में या एडवांसमेंट्स में? बिल्कुल। AI क्या है, बेसिकली डेटा लर्निंग है। उसके अंदर जितना भी डेटा हमने ट्रांसफ़र किया हुआ है, फीड किया हुआ है, वो उसके हिसाब से अपना एक एक्यूरेट रिजल्ट बता रहा होता है। तो AI ही वही चीज़ है जो उसके अंदर बता रही होती है कि ये प्लांट है तो इस प्लांट की लाइफ कितनी है, ये प्लांट कितने टाइम तक मैच्योर हो जाएगा, कितने टाइम तक सीड्स देगा, और उस पर कितने इसको वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, कितने डिजीज़ आ सकते हैं, कितने चांसेस होते हैं जो नॉर्मली आ रहे होते हैं प्लांट के ऊपर, तो वो पहले से प्रेडिक्ट करके बता देता है इतने आएंगे और इसको इस तरह से रोक देना है। और प्लांट की कंडीशन को देख के वो बता देगा कि डिजीज़ कौन सा है। आजकल चल रहा है कैमरे के अंदर, हम खोल लेते हैं मोबाइल के अंदर, एक एप्लीकेशन भी है, मुझे नाम मालूम नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसके सामने रखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ बता देगी, आपका एज भी बता देगी, आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो वही प्लांट के बारे में बता देती है सब चीज़ें कि ऐसा चल रहा है। तो वो प्लांट, वो थंब प्रिंट वाला ऐप भी है जिसमें आप अपना थंब प्रिंट, वो तो है, लेकिन प्लांट के लिए जो है वो तो देख के बताया जाएगा ना कि उसकी कंडीशन क्या है, वो पिक्चर के क्लियर करके बता देगा। ओके, नाइस। फिर आपने आपने बोला कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो KU में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे डिपार्टमेंट से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन साइंस वाले स्टूडेंट भी आ सकते हैं, और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी आ सकते हैं। और बेसिक जो है इसकी साइंस के ऊपर है, तो जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री या कोई बायोलॉजी पढ़ के आया है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, और जिसने मैथमेटिक्स पढ़ के आया है उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, और ये काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से कि डिपार्टमेंट ने ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है माजरत, और ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है जिसकी मदद से
हमारे पास मैक्सिमम हम स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और एग्रीकल्चर की तरफ हम एक आगे बढ़ सकते हैं अपने कंट्री को लेकर, अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर, तो काफ़ी अच्छा है ये। और इसके अलावा अगर वो एडमिशन ले रहा है तो उसको ये सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा कि वो प्लांट पैथोलॉजी में जा रहा है या प्लांट प्रोटेक्शन में जा रहा है, हॉर्टिकल्चर में आ रहा है, वो आगे 2 साल करने के बाद जाएगा, वो अपना डिसीजन बना लेगा, सोच लेगा कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है ऑप्शन, तो वो वहाँ पे जाता है। सही है। फिर अभी आपने बोला कि वो स्पेशलाइजेशन, आप उसको मैथ्स भी पढ़नी पड़ती है, उसको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, डिपेंड करे। तो माइनर्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे हर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ माइनर्स वो लोग चूज़ करते हैं, तो सेम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी होता है या आप लोग का सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं? सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। और इसके अलावा बस वो फाइनल में जाने के बाद आप जब फील्ड अपनी चूज़ कर लेते हैं उसके अंदर होता है कि अब आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है आपको? फाइनल ईयर में होता है या थर्ड ईयर में होता है, फोर्थ ईयर में होता है? ये हमारे पास डिपार्टमेंट भी इस हवाले से भी डिफरेंट है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर 3 साल का वो लोग ऑनर्स कर रहे होते हैं, तो उसको मुसलसल वही जो सबके साथ कर रहे होते हैं, माइनर मेजर का चल रहा होता है, उनका चल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 2 साल उन्होंने बेसिक पढ़ लिया, फिर 2 साल उनके अंदर स्पेशलाइजेशन में पढ़ना पड़ेगा ताकि वो उसके अंदर ज़्यादा एडवांसमेंट हासिल कर लें। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, 2 साल को मैक्सिमम उस चीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं जो चीज़ उनके लिए फील्ड के आगे लिए काम आएगी। तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज कुछ सेम होते हैं हमारे पास, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर भी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर भी, इवन के एग्री बिजनेस के अंदर भी, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि एडवांसमेंट की तरफ उनकी अपनी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। एंटोमोलॉजी जो है वो एग्री बिजनेस वाला ने स्टार्ट में पढ़ी होगी बेसिक के अंदर, लेकिन वो एडवांसमेंट उसने नहीं पढ़ी होगी, ये चीज़ है। ठीक है। फिर उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर या एग्री बिजनेस का आगे फर्दर पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ में इंटरनेशनली क्या स्कोप है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बेसिकली हम लोग जो हैं बैठे हुए, हम सब दुनिया में आए तो खाने पीने, कमाने और अल्लाह ताला की मदद के लिए आए हैं, ठीक है। तो खाना जो है इंसान की नीड है उस दौरान। अब खाने के लिए आपको अब जो है आप देख रहे हैं कहत पड़ना भी शुरू हो गया है और फिर हमारे पास डिजीज़ आ रहे हैं, तो इंसान की लाइफ सेफ़ नहीं है। एक प्लांट एक छोटा सा जानदार है, उसकी लाइफ कैसे सेफ रह सकती है इन सब चीज़ों के अंदर? तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और लोग जो हैं एडवांस कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दे रही हैं कि हमें अपने प्लांट को, फूड को सेव रखना है, अपने पानी को सेव रखना है, तो वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास भी पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर प्लांट्स को सेव रखने के लिए टिश्यू कल्चर की लैब्स हमारे पास मौजूद हैं, जदीद डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं। और हमारी कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर NNRC नेशनल नेमाटोड रिसर्च सेंटर है, वो मौजूद है, जो कि नेमाटोड जो है एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन वो भी जो है प्लांट को डैमेज कर रहा है समहाउ, और इसकी वजह से भी काफ़ी सारे डिजीज़ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड ग्रोथ नहीं हो पाती, फूड डेवलपमेंट तक नहीं आ होता, फ्रूट का जो है वो स्ट्रक्चर छोटा रह जाता है। अक्सर देखा होगा मैंगोज़ के बारे में, हमने देखा होगा मैंगो जो है साइज़ अपना वो पूरा नहीं कर पाता, कभी उसकी राइपनिंग नहीं हो पाती, कलर उसका नहीं चेंज हो पाता, वो एक जगह डोरमेंट स्टेज पे आके वो रुक जाता है कभी कभार। तो फिर वो है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और हमारे पास लैब्स वगैरह के ज़रिए देख रहे होते हैं कि उसको बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आइंदा तो रिसर्च वर्क हो रहा है बेसिकली। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है। हमें दोनों डिपार्टमेंट ही NNRC और PARC जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है हमारे डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए और मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में। वहाँ पे रोडेंट्स के मुताबिक पढ़ लेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स और कुछ भी हो सकता है उसमें। इवन मरीन भी हमारे साथ रिलेट करती है, मरीन साइंस का डिपार्टमेंट जो है, लेकिन वो बंदे के इंटरेस्ट के ऊपर है कि वो प्रोजेक्ट उसने कौन सा चूज़ किया है। और NNRC के अंदर वो नेमाटोड से हमें बता दिया कि वो रूट को अटैक करके डैमेज कर रहा होता है, और फिर पूरा प्लांट उसकी सिर्फ एक रूट की वजह से डैमेज हो रहा है। सही। अभी आप बात कर रहे थे प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है, तो फाइनल ईयर में एक स्टूडेंट आ रहा है तो वो उसको जो है वो थीसिस की तरफ जाता है। थीसिस आप लोग के डिपार्टमेंट में होता है या प्रोजेक्ट वर्क? दोनों। मोस्टली मेरे पास जो हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने FYP ही चूज़ किया था। थीसिस भी एक है अगर वो करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, और यही है। इसके अलावा एग्री बिजनेस वाले होते हैं वो थीसिस पे जा रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, क्योंकि उनको लोगों की राय के मुताबिक वो करेंगे, बिज़नेस को देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो इस चीज़ को देख के आगे बढ़ेंगे। और हम लोग जो हैं अपना वो FYP करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हम उस फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर लें जो हमारा इंटरेस्ट है, क्या कहते हैं मेजर काइंड ऑफ इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं। सही है। मतलब FYP फाइनल, इट डिपेंड्स कि बच्चा क्या चूज़ करता है, FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या थीसिस। जी सही। फिर हम फर्दर मैं यही पूछूंगी कि
इस फील्ड में स्पेसिफिकली पाकिस्तान में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक स्टूडेंट के लिए? अगर एक स्टूडेंट जो है वो 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करके निकल रहा है तो उसको क्या क्या जॉब, किस किस तरह की और कहाँ कहाँ उसको जॉब मिल सकती है? अगर आप न्यूज़पेपर्स रीड करती हों तो वहाँ पे अगर आप हर वीकली अगर आप मैगज़ीन देखेंगी ना, उसके अंदर एंटोमोलॉजिस्ट या फिर एग्रीकल्चर उन्होंने मांगा हुआ होता है। जॉब की एक अपॉर्चुनिटी आ रही होती है गवर्नमेंट पे भी, और प्राइवेट की तो फिर अलग ही होंगी दुनिया। तो कॉर्पोरेट सेक्टर और इन सब चीज़ों के अंदर वो जॉब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और कराची के अंदर तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड इतनी नहीं है, लेकिन कराची के अंदर सबसे ज़्यादा जब ग्रेजुएट निकल रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और सब चीज़ों के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? सिंध में या फिर पंजाब वगैरह तो नहीं जाएंगे। वो फर्दर स्टडीज़ के लिए करना चाहें, जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। हालांकि सिर्फ 3 हमारे पास मेजर्स हैं जो फील्ड हैं उनकी, लेकिन उसके अलावा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जॉब्स मौजूद हैं। अगर हम अपनी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक लाइसेंस लगता है एंटोमोलॉजिस्ट का, जिसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी कह लेते हैं, या फिर हम लोग अपना एक एंटोमोलॉजी का सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो इक्विप कर लेते हैं। उसके मुताबिक बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ अब प्रोडक्ट बाहर जाएगी तो ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए हम पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, कोई कीड़ा कंटेमिनेशन ना आ जाए। हम कोई अनाज खा रहे हैं, घर पे हमारे पास आए होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं राइस के अंदर, तो एक कीड़ा पाया जाता है छोटा सा, उसको राइस वीविल बोलते हैं। अब उसको किस तरह से रोकेंगे आप? पूरी कंटेमिनेट कर देगा जितनी देर में हम अपनी जो फूड्स वगैरह हम अगर राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री के अंदर, तो फिर किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए एक स्प्रे किया जाता है कि वो एक कोई भी किस्म की स्प्रे कर दिया या फिर फिमिगेशन कर दी उधर, तो जिसकी वजह से उसको रोक देंगे कि वहाँ पे वो राइस का डिजीज़ या कोई इंसेक्ट वगैरह है वो ज़्यादा कॉलोनी में ना फैल जाए, वहीं पर इसको स्टक कर देते हैं और फिर उसको कंटेनर को क्लोज़ करने के बाद फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। लाइसेंस लगता है इसके अंदर, किसका? एंटोमोलॉजिस्ट का या फिर जो एग्रीकल्चर टेक्नीशियन वगैरह होगा। तो अभी जो आप बोल रहे थे कि सैनिटरी सर्टिफिकेट, हाँ, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, वो किस तरीके से मिलता है? उसकी कोई स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कोई लाइसेंस लेने के लिए? इसके लिए जो हमारे पास पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और इसके लिए उनके पास बहुत बड़ा एक इदारा PRC को देख लें तो वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी चल रही होती हैं। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं वो लोग वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, और फिर वो ये इक्विप कर लेते हैं लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स। सही। फिर उसके अलावा जो है इंटर्नशिप्स वगैरह, अगर कोई 4th ईयर या 3rd ईयर का बच्चा है, उसको किस तरीके से वो अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह हर्न करेगा इस फील्ड में? इंटर्नशिप्स मोस्टली हमने डिपार्टमेंट में कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। और कोई किसी को इंटरेस्ट है बाहर जाके करने का तो वो बाहर जाके भी कर सकता है। मतलब किसी को हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जाके वो करना चाह रहे हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट का भी बता दूँ, हम जब यहाँ से मैंगो या फिर कोई ऐसा फ्रूट जिसके अंदर उसके अर्ली स्टेज के अंदर इंसेक्ट या बी वगैरह जो होती है, हमारे क्या कहते हैं उसको, फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, वो उसके अंदर नेस्ट कर देती है, ठीक है। और जब वो बड़े स्टेज पे आते हैं तो उसके अंदर से वो निकल रही होती है। और हमारा जो मैंगो है वो दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंसिडर किया जाता है। आफ्टर इसके बाद फिर मैक्सिको का आता है। तो पाकिस्तान का जो मैंगो है अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर एक अगर हाउस फ्लाई पाई जाए तो कितना अजीब सा लगेगा और कोई लेना पसंद भी ना करे। तो उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसका एक बॉयल वाटर से या फिर उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के अंदर एक सर्टेन टाइम तक उसको ट्रीट किया जाता है मैंगो को, और फिर उसके ऊपर वो पैक करके बाहर भेजा जा रहा होता है। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट पे काम कर रहे होते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर कोई इस तरह के बंदे काम कर रहे हैं, फिर वो बाहर भेजते हैं। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे इंटर्नशिप्स वगैरह हो सकती हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हो सकती हैं। फिर रिसर्च सेंटर्स वगैरह में भी? बिल्कुल, मैंने नेमाटोड के अंदर करी है, नेशनल नेमाटोड रिसर्च सेंटर के अंदर। उसके अंदर जो नेमाटोड पाया जाता है रूट को ख़राब करने के लिए, तो उसको स्टडी कर रहे थे कि उसको किस तरह से क्योर करना है। उसके सैंपल लिए थे हमने और ये सब चीज़ों पे काम किया था। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो इंटर्नशिप का? बहुत अच्छा, या फिर कह लें मज़ेदार। एक बिल्कुल सीखने को चीज़ मिल गई कि आपने वहाँ पे वो देखा कि जो चीज़ आपको नॉर्मली आप नहीं स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि नहीं मालूम कि हम रूट्स के बारे में हम सब ऐसे रूट्स को निकाल दिया और ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। नहीं, अब रूट्स को हमें देखना है कि भाई उस रूट के अंदर नोड्यूल्स पाए जा रहे हैं। आप घर के अंदर खाती हैं अनियन, वो रूट नोट, ठीक है, तो उसके अंदर एक डिजीज़ पाया जाता है रूट नोट, ठीक है। डिजीज़ पोटैटो के अंदर हो सकता है, अनियन के अंदर हो सकता है, अनियन के और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर रूट के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही। तो प्रैक्टिकल वर्क भी ज़रूरी है उतना ही जितना, मतलब इंटर्नशिप्स आप करो आपको प्रैक्टिकल वर्क भी मिलेगा इसके साथ साथ। वुड यू रिकमेंड दिस टू अदर स्टूडेंट्स?
मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अगर कोई एग्रीकल्चर के अंदर इंटरेस्ट है तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे आके अगर आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं इस चीज़ के अंदर तो आप लाजमी करें। यहाँ पे सीखने को काफ़ी कुछ है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ देखा है ना कि खेती बाड़ी नहीं है, बहुत डाइवर्स फील्ड है, मैंने स्टार्ट नहीं बताया था। और सिर्फ डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए बेकार है और कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाली है आपको। फिर आप बस ग्रेजुएट की आपने डिग्री लेनी है, आप कहीं और भी जा सकते हैं। सही है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत बेकार फील्ड है और कोई बच्चा एक्सीडेंटली आ गया है तो वो फिर किस तरीके से कोप अप करे? और वो किस तरह से कोप अप करेगा? अगर उसको एक्सीडेंटली आ गया है तो भाई वो या तो अपना डिपार्टमेंट चेंज करेगा या फिर उसको यहाँ पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि यहाँ पे उसको साइंस पढ़नी पड़ेगी। अगर साइंस का स्टूडेंट इंटरेस्ट रखता है तो वो साइंस पढ़ सकता है। एग्री बिजनेस के अंदर उसका इंटरेस्ट बिजनेस से रिलेटेड माइंड है उसका, तो यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक जगह रोक सकता है कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ करूँगा। तो इसके लिए वो डेवलप कर सकता है अपना इंटरेस्ट किसी न किसी तरह से। फिर व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज जो है तुम अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कोई फ्रेशर है अभी नया स्टूडेंट आया है फर्स्ट ईयर का, तो कौन सी सोर्सेज तुम उसको रेकमेंड करोगे कि वो ये चीज़ें पढ़े या ये वो काम करे जो वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सके ये चीज़ें करने के बाद? तो अगर एग्रीकल्चर में आना चाह रहा है और इंटर कर लिया उसने तो उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए इसके हवाले से। मैं तो यहाँ पे आके खुद ही पढ़ लेता है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इससे पहले, मुझे बस होम गार्डनिंग जो होती है उसके बारे में मुतालिक पता था, जिसको हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग वगैरह कह रहे होते हैं, बस इसके बारे में पता था, इसके ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे आके हमने सीख लिया तो उसको इतनी ज़्यादा पढ़ने की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है उसके हवाले से। अगर इंटरेस्ट है ना तो वो खुद देख रहा होगा। AI को वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो इक्विप्ड हो गया है AI से रिलेटेड। उसको मालूम हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और किस तरह से हम उसको यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंसर वगैरह का चल रहा है, ट्रांसमीटर वगैरह, और सैटेलाइट फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को सैटेलाइट फार्मिंग भी कहते हैं, कि वो देख लेगा कि भाई ये चीज़ है तो अब एक टेलीस्कोप वाला बंदा है भाई, वो भी ये आगे ना पता कर लेगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है और एक स्टूडेंट है वो जब उसने अपनी 4 ईयर डिग्री कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो किस तरीके से उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं? इसका एग्रीकल्चर अगर उसने ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया अपना यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा BS एग्रीकल्चर के अंदर, अगर चाहे उसने एंटोमोलॉजी के अंदर किया है, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर किया है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है इसको भी प्लांट प्रोटेक्शन को, तो वो बाहर जाएगा। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी हमारे पास मौजूद है, सेंट टंडोजाम यूनिवर्सिटी मौजूद है यहाँ पर करीब में। तो वहाँ पे ना मुख्तलिफ पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर का है, एंटोमोलॉजी का है, इवन के अगर बहुत डिटेल में जाए ना इसके अंदर तो हम एंटोमोलॉजी के अंदर भी मुख्तलिफ फील्ड्स बनी हुई है जिसको वो चूज़ कर सकता है अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए, चाहे वो MPhil करना चाहे या मास्टर्स करना चाहे उसके अंदर। और इसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पहले मैं बता देता हूँ उसको बाहर जाने के लिए भी बाहर भी यही काम हो रहा है तकरीबन सेम। उनके पास बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और सिखाने के लिए उनके पास डिफरेंट कोर्सेज हो रहे होते हैं और वो सिखा रहे होते हैं कि मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक कोर्स का पढ़ा दिया जैसे हमने पढ़ लिया, तो उनके पास जो है ना वो बेसिक से ही लेके चल रहे होते हैं। कुछ जगहों पर पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि जब इंटरमीडिएट बच्चा कर रहा है तो एग्रीकल्चर शामिल कर दी गई है। सूबे सरहद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ शामिल कर दी गई है कि एग्रीकल्चर जो है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को अगर पढ़ना चाहे वो अदर दैन कंप्यूटर साइंस, अदर दैन साइंस और कॉमर्स, वो ये यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी लिंक्ड हैं इसके साथ हमारे पास लिंक्ड हो सकती हैं जॉब के लिए। नेशनल फूड्स भी है, ठीक है। अगर फूड्स एंड साइंस उसने पढ़ी हुई है, कोर्स पढ़ा हुआ है ना उसने, तो वो जाना चाहे जॉब के अंदर तो वो इन इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकता है। उनको भी एंटोमोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे पास रिपेलेंट का, जो हम लोग घर पे मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर रहे हैं कोई भी, तो उनकी कंपनी को भी ज़रूरत होती है कि एक एंटोमोलॉजी की, वो क्योंकि उसका रोकना किसको है, इंसेक्ट को रोकना है, उसको रिपेल करना है। तो उसके लिए क्या करेगा, तो वो कौन बताएगा जिसने इंसेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो एंटोमोलॉजी की डिग्री हर फील्ड के अंदर मौजूद नहीं है। एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल यही चल रही है हर घर के अंदर भी, रेपेलेंट कर लें हम लोग या फिर फूड का हो गया आइटम कुछ खाने पीने के लिए, तो ये इसकी इंडस्ट्रीज़ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि डाउनफॉल है, ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री। और एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है एंटोमोलॉजी का, वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। अभी हम लोगों ने एग्रीकल्चर की सारी स्कोप किया, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और हर चीज़ के बारे में बात कर लिया। अब हम अगर दूसरी तरफ जाएं, आपके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, तो आप इंक्लूसिव के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो व्हाट वाज योर जर्नी इन दैट सोसाइटी? इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं
तो आपने मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, उनके टीम मेंबर के आपने इंटरव्यूज़ किए हैं। वो तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, लेकिन फील्ड से भी उनका एक सोसाइटी से लिंक है। तो हमारी सोसाइटी जो इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी जहाँ पे मैंने सर्व किया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, फिज़िकली इम्पेयर्ड भी हैं, ठीक है। तो वो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी करियर अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सिटी के अंदर एक उनको हमें वो करना है सोशली। अगर हम उनको इंडिपेंडेंट करना चाहेंगे तो उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ दे होते हैं, वर्कशॉप करवा रहे होते हैं उनके लिए। साथ सिर्फ अदर दिन वो स्टडी करने के लिए नहीं आए, जैसे कि हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ कोर्सेज़ दिए जा रहे हैं, तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो हमें इनको एम्पावर करना है। तो हमारी सोसाइटी का मकसद ही यही है कि जो डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये ख़ास बात भी नहीं है कि वहाँ पे डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका दिया जाता है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं दिया जाता। कराची यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है, वाहिद तो नहीं और भी हैं, लेकिन जिसके अंदर एक सोसाइटी भी वर्क कर रही है जो कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स को एम्पावर कर रही है साथ साथ। तो इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर जो कि इसके ऊपर काम भी कर रही है। और इन लोगों को जो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे प्रेसिडेंट जो हैं जो सोसाइटी के हैं वो जुल्फ़िकार अली हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं वो VI हैं, बसारत से महरूम हैं, VI विजुअली इम्पेयर्ड जिसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इन सब चीज़ों के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। इवन कि हमारे पास जो डिफरेंटली एबल एक और स्टूडेंट है जो कि UBIT से पास आउट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको कह सकते हैं हम। तो उन्होंने किया हुआ आदिल आज़म का नाम है। इस तरह से महानूर इरशाद हैं, वो स्पेशल एजुकेशन के अंदर मास्टर किया और 2nd पोजीशन अपने डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने हासिल करी है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं साथ साथ। तो अब वो टीचिंग कर रही हैं। तो ऐसा है कि सिर्फ डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। तो इस सोसाइटी का मकसद यही था। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। अब मैं इसका अपने जर्नी बताता हूँ कि जहाँ कैसे मैंने स्टार्ट किया था इस सोसाइटी को। अब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लिया तो मुझे नहीं मालूम था कि और भी कुछ चीज़ें हमारे पास करने को मौजूद हैं। एक मैंने देखा था एडवर्टाइज़ फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए कि वहाँ पे रिक्वायर्ड था राइटर्स डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि VI के लिए, कि किसी को राइटर करना हो, वॉलंटियर करना चाहे। तो वहाँ मेरे दिल में थोड़ी सी हमदर्दी आई कि यार अब इनको किस तरह से पेपर देंगे क्या नहीं है। मैं जानता नहीं था, कभी मेरा इससे पहले वास्ता नहीं पड़ता। तो मैंने अलाउ अपने आप को वो कर दिया कि चलो एक चीज़ हो जाएगी, एक सोशल खिदमत भी हो जाएगी। तो वहाँ जब गया तो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा अपनी चीज़ के अंदर और माशरे के बारे में इतने ज़्यादा वो अवेयर थे कि मुझे उनको सीखने को मिला बहुत कुछ। हमारी फिर क्या हुई, दोस्ती हो गई, कम्युनिकेशन हुआ। फिर पता चला एक सोसाइटी है जो वर्क कर रही है। तो मैंने वहाँ पे अपने आप को एनरोल करवा दिया कि भाई मुझे इस सोसाइटी में अपनी ज्वाइन करना है, सीखना भी है साथ साथ, और जो अपनी कुछ खिदमत देनी है, जो मेरे पास एक्सपर्टाइज़ हैं वो मैं इनको दे सकूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वर्किंग बॉडी में। मैं एज अ ग्राफिक मुझे थोड़ी बहुत नो हाउ थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कंटेंट राइटिंग के हवाले से मुझे थोड़ी सी मालूमात थी, तो मैं ज्वाइन किया। तो उस वक्त जो है सोसाइटी का जो फाउंडर थे ज़हीर अब्बास, मैंने जब ज्वाइन की थी उससे कुछ टाइम पहले ही उनकी 2 मंथ्स अगो उनकी डेथ हो गई थी। वो फाउंडर थे, वो स्टूडेंट भी करंटली स्टूडेंट है स्पेशल एजुकेशन के। उनका मकसद था यही कि डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स और जो नॉन डिफरेंटली एबल हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक आगे की तरफ उसको लेके जाएं। इंक्लूसिव का मकसद ये होता है कि 2 लोगों को एक जगह जमा कर देना। तो उनके इस मकसद को भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ उनसे, इस मकसद से कि उनका जो मकसद था वो अधूरा ना रह जाए। तो ज्वाइन करना है। उस वक्त सोसाइटी का फिर डाउन चल रहा था थोड़ा सा, क्योंकि इवन कि हमारे पास हैंडल्स वगैरह भी सोशल जो होते हैं हमारे पास नहीं थे। दूसरी सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट थे, उनके पास हमारे इंस्टाग्राम का और जीमेल के जो हैंडल्स थे वो उनके हाथ में थे। जब मैंने ज्वाइन करी थी तो उस वक्त फिर कोई जिम्मेदारी इतनी नहीं थी, तो मुझे साथ साथ सिर्फ ग्राफिक के अलावा ये सब चीज़ें भी दे दी गई कि आपने ये भी देखना है, फेसबुक को भी देखना है, आपने इसके लिए बनाना है। तो महानूर का टाइम स्टार्ट हो चुका था। वो एरिल भाई का दौर ख़त्म हो गया था। एरिल प्रेसिडेंट थे, वो भी VI थे, IR के स्टूडेंट थे, और माशाल्लाह से वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं फ़िलहाल। तो उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ, महानूर का टेन्योर स्टार्ट हुआ। महानूर के टेन्योर के अंदर फिर एक बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज आया। तमाम सोसाइटीज़ ने देखा, स्टूडेंट एडवाइज़र डॉक्टर आसिम जो हमारे इस चीज़ को देखते थे उस वक्त, वो उन्होंने देखा कि महानूर जिस तरह से लेके चली है इस चीज़ को, उन्होंने अपने हाथ में सारे सोशल हैंडल्स भी ले लिए हैं, तमाम चीज़ें ले ली, और इवेंट्स पे इवेंट्स हम लोगों ने बाकायदगी से उसके ऊपर मुनक़िद करवाए। पूरा एक
उनका सालाना एक इवेंट होता है दिसंबर के अंदर, डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनके हवाले से, वो हमने किया। वाइट कैन सेफ्टी डे का किया अक्टूबर के अंदर, तो वो पूरी मेजर कवरेज थी। और जो हमारे वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, वो सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को इस मामले के अंदर कि वो लोग जो डिफरेंटली एबल हैं वो आगे से आगे आएँ और उन लोगों के इवेंट्स इस तरह के मुनक़िद किए जाए ताकि अवेयरनेस फैले। तो उस वक्त स्टूडेंट्स जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी तादाद बहुत कम थी, मतलब गिनती के बराबर थे। अब आप देखेंगे ना यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, चाहे वो VI या फिजिकली इम्पेयर्ड हों, वो ज़्यादा तादाद में आने लगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि यहाँ से स्टूडेंट ग्रेजुएट करने के बाद अच्छी जगह पे जा रहे हैं, सिर्फ अपना वक्त और पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो किसी अच्छी जगह पे पहुँच रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मैं समझता हूँ चेंज है। तो अब हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं, एग्रीकल्चर में भी हो गई बात, आपकी ओवरऑल जर्नी की बात हो गई, इंक्लूसिव एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो आखिर में आपको कोई एंडिंग रिमार्क्स देने हैं स्टूडेंट्स के लिए? मैं यही कहूँगा, जो कंप्लीट कर या अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची उनके लिए एक आइडियल ऑप्शन है तो लाजमी यहाँ पर आएँ। और यहाँ पे आकर सिर्फ उनको अपनी फील्ड से रिलेटेड नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं, शायद मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे आके ना एक आपको बहुत टफ़ चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी, जिसकी मदद से, अगर कहते हैं ना कि अगर आप किसी रफ़ जगह से गुजरे तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्गनेस आती है कि आप फिर फील करते हैं कि यार मैंने चीज़ कर ली है और मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एक सिर्फ स्वीट केक नहीं है आपके लिए कि आपको मिल जाए और आपने खा लिया, उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएँ तो अपनी स्टडीज़ के अलावा सोसाइटीज़ भी ज्वाइन करें, इवेंट्स भी ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी मिलेंगी। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि अपनी फील्ड से अलावा दूसरी चीज़ों को भी साथ साथ लेके चलें यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, फड्डे फसाद से दूर लेते हुए मोहब्बत के साथ, अमन के साथ। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत मज़ा आया एग्रीकल्चर के बारे में जान के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।